योगेंद्र जी स्क्रीन पर लाइए जरा। योगेंद्र जी, पहले आपको साधुवाद, आपको प्रणाम। योगेंद्र जी, आपने मेरे साथ कितने शो किए, आपने हर बार कहा मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, और मैंने कहा आप हमेशा सेफोलॉजिस्ट थे और हमेशा सेफोलॉजिस्ट रहेंगे, क्योंकि उसके बाद आप एसी कमरों में नहीं बैठे, आप जमीन पर घूमते रहे, गांव गांव खेतों में घूमते रहे। इसीलिए आपका जो प्रिडिक्शन था बीजेपी को 50-60 सीटों का नुकसान होगा, योगेंद्र जी बिल्कुल वही होता हुआ दिख रहा है। आज बता दीजिए ईमानदारी से कितने खुश हैं आप? मानक भाई, हम सब थोड़ा बहुत अहम हम सब लोगों में होता है, तो जाहिर है इस चीज की कम से कम इतना रहता है कि गालियां कम मिलेंगी। इतने साल से फॉलोजी करके मैंने ये सीखा था कि जिस दिन आपकी फोरकास्ट सही हो जाती है लोग 24 घंटा याद रखते हैं, और जो गलत होती है उसको लोग 24 साल तक नहीं भूलते। तो 24 घंटे थोड़ा मेरी आत्मा तृप्त रहेगी, थोड़ा मेरा भी छोटा सा अहम खुश हो जाएगा, लेकिन वो असली बात नहीं है। साधुवाद यदि आज हमें किसी को देना चाहे तो वो इस देश का वोटर, क्योंकि पार्टियों से ज्यादा पब्लिक ने ये चुनाव लड़ा है। और अगर एक शब्द में मुझे कहना हो मानक भाई, तो आज तंत्र पर लोक की विजय। जरा योगेंद्र यादव को फुल स्क्रीन लाइए, सिर्फ योगेंद्र जी को दिखाइए, आज उनका भी दिन है, क्योंकि सारे एग्जिट पोल गलत हो गए, सारे ओपिनियन पोल गलत हो गए। योगेंद्र यादव लगातार आंधी जो चल रही थी एग्जिट पोल्स की, ओपिनियन पोल्स की और अपने अपने अनुमानों की, जिसमें मैं खुद गलत हो गया, योगेंद्र यादव डटे रहे और लगातार कहते रहे बीजेपी को 50-60 सीटों का नुकसान होगा, अकेले उसकी सरकार नहीं बनेगी। योगेंद्र जी, अब यह बताइए इनमें से कौन से राज्य ने आपको चौंका दिया? योगेंद्र जी, 2-3 जगह मेरे अनुमान में गलती आज आप बता रहे हैं, ज्यादातर ठीक से सही निकली। हाँ, मैंने कहा था 240 से 260 के बीच में, और मैं बार बार कह रहा था 250 से ज्यादा मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्या चल रहा है। मैंने 2-3 दावे किए थे। पहले कहा था 400 की बात एकदम हवाई है, फिजूल है, उस पर सोचिए मत। मैंने कहा था 303 का जो पिछला आंकड़ा उसको बनाए रखना, रिपीट करना या इंप्रूव करना नामुमकिन है। मैंने कहा था 272 बीजेपी को अपने आप नहीं आएंगे, मेरे ख्याल से 250 के करीब आते दिख रहे हैं इस वक्त, उससे थोड़ा सा कम जा। 2-3 राज्यों में मेरे अनुमान में गलती, पहले गलती के बारे में बात करनी चाहिए। बिहार पे मैंने सोचा था कि एनडीए को कम से कम 15 सीट का नुकसान होगा, और मैंने सोचा था जेडीयू बुरी तरह से पिट जाएगा, वैसा नहीं हुआ, ये मेरे अनुमान में गलती हुई। और उड़ीसा में पूरा बह जाएगा इसका अनुमान नहीं था। अपने आखिरी शीट में भी जो शायद मैंने आपको भेजी होगी, मैंने 14 सीट बीजेपी को दी, लेकिन 19 तक पहुंच जाएगा इतना एक तरफा रहेगा इसका अनुमान नहीं। तो ऐसी गलतियां होती हैं, मुझसे होती हैं, और जिन लोगों के पोल्स आज गलत हो गए हैं उनसे भी गलतियां होती हैं। मैं नहीं समझता कि आज राशन पानी लेके उन पे चढ़ जाएं हम, क्योंकि मैंने भी ओपिनियन पोल्स किए हैं, गलतियां जैसे उन्होंने की हैं मैंने भी गलतियां की। हाँ, इस गलती से अगर पूरा मीडिया कुछ सबक ले सके तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सबक ये नहीं है कि हम 4 लोगों को गाली दे दें, 4 लोगों को उल्टा लटका दें, जिनको कल तक हम देवता मान रहे थे उनको आज हम उल्टा लटका दें, इन सब का कोई मतलब नहीं। केवल एक चीज होनी चाहिए, और वो ये कि ओपिनियन पोलिंग में ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है, जो कि इस देश में कतई नहीं। कोई ओपिनियन पोलिंग एजेंसी आपको ईमानदारी से नहीं बताती कि उसका सैंपल कितना था, उसने किस मेथोडोलॉजी से अपना सैंपल कलेक्ट किया, और उसके सैंपल की प्रोफाइल क्या है, उसमें कितने महिला, कितने पुरुष इत्यादि, कितने किस जाति से, कितने कौन, ये बताया नहीं देता। और कोई ओपिनियन पोल ये नहीं बताती एजेंसी कि उस एजेंसी के दूसरे पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या है। इतना तो बताना। मैं कहता था कि भाई मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, मेरी राजनीति है, और मैं इस चुनाव में बीजेपी के खिलाफ काम कर रहा हूं। उसके बाद मैं कुछ बोलता था। मगर ये ओपिनियन पोलस्टर भी तो बताए ना कि मेरी रोजी रोटी बीजेपी से चलती है, मैं सामान्यतः बीजेपी के लिए ओपिनियन पोलिंग करता हूं, मैं उनका इन हाउस पोलस्टर हूं, और मैं इस वक्त एग्जिट पोल कर रहा हूं टेलीविजन चैनल। ये बात कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये बहुत सीरियस मामला है हमारे पास, इसके बारे में पता होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पूरी दुनिया में डिस्क्लोज करना पड़ता है आपको, हिंदुस्तान में क्यों नहीं? अच्छा योगेंद्र जी, अनुराधा जी कुछ पूछ रही हैं। योगेंद्र जी, आपने चूंकि आप एक सेफोलॉजिस्ट हैं और आप जगह जगह आप घूमे, तो ये एक बात बताइए, क्या आपको उत्तर प्रदेश में खास करके लगा कि धर्म की राजनीति के आगे कास्ट की राजनीति जबरदस्त चली? धर्म की राजनीति के आगे
कास्ट बेस्ड राजनीति जबरदस्त चली। सॉरी, क्या बेस में सुन नहीं पाया? जातिवाद, जाति। हाँ, ऐसा ना कहें अनुराधा जी, मैं नहीं समझता कि ये बात सही है। देखिए, जो हुआ है 2-3 चीज। उत्तर प्रदेश का परिणाम हमें बहुत चौंकाने वाला जरूर लग रहा, लेकिन सच ये है कि कर्नाटका से लेकर बिहार तक हर राज्य में बीजेपी के को 5 से 8-10 वोट प्रतिशत का नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में मार्जिन कम था तो उतने वोट के नुकसान से सीटें बहुत गिर गई। बाकी सब राज्यों में, मेरे सामने इस वक्त आंकड़े पड़े हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का 8% वोट का नुकसान है। तो याद रखिए, बिहार में उसे 9% वोट का नुकसान हुआ है, बीजेपी सीटें कम गिरी हैं वहां। लेकिन आप देखिए, कर्नाटका में 6% का नुकसान, राजस्थान में 10% का नुकसान, हिमाचल में 14% का नुकसान, उत्तराखंड में 4% का नुकसान, हरियाणा में 12% का नुकसान, झारखंड में 8% का नुकसान। तो पहली बात ये कि हम एक यूनिफॉर्म स्विंग अवे देख रहे हैं। पूरे देश में एक अंडर करेंट था, जिस पूरे इलाके में बीजेपी ने गजब परफॉर्मेंस पिछली बार किया था, उस पूरे इलाके में बीजेपी के खिलाफ अंडर करेंट था। कुछ अंडर करेंट में इमारतें गिरी और कुछ में इमारतें नहीं। जहां मार्जिन बहुत ज्यादा था वहां सीटें कम गिरी, उत्तर प्रदेश में ज्यादा गिरी, पहली बात। दूसरा, ये कहना कि बीजेपी जब भी, क्योंकि बीजेपी का नैरेटिव है, आप उसको पुश नहीं करती है, लेकिन मैं इस चीज से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता। जब बीजेपी हारती है कहा जाता है जाति जीत गई। अरे भाई, इस देश में सबसे ज्यादा जाति की राजनीति करने वाली तो भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा में सारा खेल बीजेपी का जाट बनाम गैर जाट का था। उत्तर प्रदेश में जातियों के गठबंधन की बहुत स्मार्ट राजनीति। आधा समय मीडिया रिपोर्ट करता रहता है कि अमित शाह जी ने देखिए फला जाति और फला जाति का कितना स्मार्ट गठबंधन बना दिया है, चाणक्य है। और जब हार गए तो फिर कहते अरे जातिवाद आ गया। अच्छा योगेंद्र जी एक सवाल और, क्या सरकार बनाने की रेस जारी है? क्या अभी भी लगता है इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है? क्योंकि आंकड़ा 272 से बहुत ज्यादा आगे एनडीए का नहीं पहुंचा है, इंडिया गठबंधन का बहुत दूर नहीं है। मानक भाई, इन चीजों की जो स्टूडियो में दूसरे साथी बैठे हैं वो मुझसे कहीं बेहतर समझ रखते हैं, क्योंकि सत्ता के गलियारों में क्या होता है ये मैं कभी ठीक से समझ नहीं पाया। उसके कारण शायद मैं कभी सफल राजनीतिक कार्यकर्ता बन नहीं पाया। अगर मैं इस तरह से पूछूं, इसे घुमाकर, योगेंद्र जी अगर मैं घुमाकर पूछूं, क्या गठबंधन सरकार के लिए ये जनादेश है और सिंगल पार्टी मेजॉरिटी गवर्नमेंट के अगेंस्ट है? ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है। क्योंकि कुछ देर पहले अनुराधा जी बता रही थी कि देखिए ये भी ध्यान रखिए कि तीसरी टर्म, बिल्कुल सही बात। साथ में ये भी ध्यान रखिए कि अगर बाकी ऑपोजिशन के पास 1 रुपया खर्च करने को था तो बीजेपी के पास 100 रुपया खर्च करने को था। ये भी ध्यान रखिए कि पूरा इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया कतारबद्ध होके इनका भोंपू बजा रहा था, जनता को सच पहुंचा नहीं रहा था। ये भी ध्यान रखिए कि पूरा पुलिस प्रशासन, ईडी और दुर्भाग्यवश चुनाव आयोग तक इनके कर्मचारी की तरह काम कर रहा था। अगर उसके बाद बीजेपी को 240 सीट आती, जो कि इस वक्त मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रही, तो ये हार नहीं, शर्मनाक हार, 400 का दावा करने के बाद। तो जनादेश तो बीजेपी के विरुद्ध है। ओके। अच्छा, एक बात बताएं, सरकार कैसे बनेगी वो हम देखेंगे। ओके, योगेंद्र जी एक बात बताइए, क्या ये जो लाभार्थी वाली बात थी कि लाभार्थी जो वोटर है वो बीजेपी के लिए एकजुट खड़ा है, आपको क्या लगा कि उस वोट पे ने बीजेपी को हेल्प किया, सपोर्ट किया या नहीं किया? अनुराधा जी, मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं, इसलिए एक बार इस शो पे भी कह देता हूं कि इस देश के सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स को क्रिकेट का मैच जरूर देखना चाहिए, क्रिकेट की कमेंट्री जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट की कमेंट्री बहुत बारीक होती है। क्रिकेट की कमेंट्री में कभी कोई नहीं कहता कि आज हैदराबाद सनराइजर्स जीत गया तो उसकी बैटिंग भी अच्छी थी, बॉलिंग भी अच्छी थी, फील्डिंग भी अच्छी थी, कैप्टेंसी भी अच्छी थी, ऐसा कोई नहीं कहता। राजनीति में भी हमें नहीं कहना चाहिए। कई चीजें बीजेपी के पक्ष में गई। बीजेपी ने, जैसे उत्तर प्रदेश में 2 चीजें बीजेपी के पक्ष में थी, अगर वो ना होती तो बीजेपी 10 सीट ना पाती। वो कौन सी 2 चीजें थी? पहला, लोगों की स्मृति में आज भी ये बात है कि समाजवादी पार्टी के सरकार में गुंडागर्दी थी, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं। दूसरा, एक साधारण उत्तर प्रदेश का वोटर समझता है कि ये जो राशन है 10 किलो,
ये तो मोदी जी की गिफ्ट है, उनको पता भी नहीं है कि एनएफएसए का कानून कांग्रेस ने लागू किया था। ये दो चीजें थी, ये काम की है, और उसी की वजह से बीजेपी हमें जितनी टिकी हुई दिखाई दे रही वो दिखाई दे रही। तो हम ये ना माने कि बीजेपी की कोई चीज नहीं। ओके योगेंद्र जी, वन सेकंड योगेंद्र जी, कहा नलिनी जी कुछ कह रही हैं। योगेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल वो ये है कि जो मुसलमान विरोधी माहौल बनाया गया था, आप क्या समझते हैं कि उसका क्या असर हुआ है इन चुनावों पर? आपका जो रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, आपने तो घूम के देखा, आपको क्या लगता है? एक सेकंड योगेंद्र जी, एक सेकंड में जवाब दीजिएगा, मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ गई है।